अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम एक और टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आज का टॉपिक रहेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो ये कि मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। देखिए, जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम आपको समझाने बैठे तो इसका मतलब ये है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, वो प्रोडक्शन सेक्टर जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है तो वहां से जो इनकम निकलती है, वहां से जो इनकम जनरेट होती है, वो फिर हाउस होल्ड सेक्टर में पहुंच जाती है। किस सूरत में? क्योंकि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या जिनको हम फैक्टर इनपुट्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, तो ये सारे के सारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं, निभाते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, ये वापसी में इन फैक्टर इनपुट्स को फैक्टर पेमेंट्स दे देते हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और यही इनकम, जिसको हमने क्या बोला, फैक्टर पेमेंट्स, हाउस होल्ड्स के लिए एज एन इनकम होती है या एज अ सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। ये इनकम फिर हाउस होल्ड्स वापसी में कंजप्शन एक्सपेंडिचर के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं। यानी वो जो प्रोडक्शन यूनिट्स में गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए होते हैं, तो फिर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाता है हाउस होल्ड्स के माध्यम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनकम जो है प्रोडक्शन यूनिट्स में जनरेट हुई, लेकिन वो इनकम फिर ट्रांसफर हुई कहां? हाउस होल्ड सेक्टर में। किस सूरत में? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। और वो जो फैक्टर पेमेंट्स की इनकम है, वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम बनी और हाउस होल्डर्स को अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना पड़ा। लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज कहां से बने थे? प्रोडक्शन यूनिट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन सेक्टर से इनकम जनरेट होकर हाउस होल्ड सेक्टर में पहुंच गई और हाउस होल्ड सेक्टर से वो इनकम वापस प्रोडक्शन सेक्टर में पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली होता जा रहा है या होता गया। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर गया। सो वी कॉल्ड दिस प्रोसेस एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वी कॉल्ड दिस प्रोसेस एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन दूसरा होगा कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी एक इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम पढ़ते हैं, इस फ्लो ऑफ इनकम में कितने फेजेस होते हैं। तो जब हम फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो 3 फेजेस यहां पर हमें देखने को मिलती है। फेज नंबर 1 जो है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन फेज। फेज नंबर 2 दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड फेज नंबर 3 जो है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये जो जनरेशन वाला फेज है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जनरेशन वाले फेज में ये जो फर्म्स होते हैं या ये जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, वो प्रोडक्शन सेक्टर हायर करते हैं फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। और जब वो हायर करते हैं तो उन फैक्टर इनपुट्स की बदौलत वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब जनरेट होती है, जब वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इस वाले फेज में इनकम जो है वो जनरेट हुआ। आई बात समझ में?
अच्छा, दूसरा है दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, तो पहले फेज में हमने देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फर्म्स जो है या जो प्रोडक्शन सेक्टर है उन्होंने हायर किया हाउस होल्ड सेक्टर से। तो दूसरे में जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से हायर किए गए थे, तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब वापसी में उनकी सर्विसेज के लिए पैसा दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड टेक्निकली फैक्टर पेमेंट्स। और वो जो फैक्टर पेमेंट है वो किस सूरत में होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहले फेज में इनकम जनरेट हो गई थी उस इनकम को अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो किन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। ठीक है ना? किस सूरत में? फैक्टर पेमेंट्स की सूरत में। लेकिन ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके जो मालिक होते हैं या जिनके पास ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं, वो तो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो तो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए उनको ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक है, उनमें वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम कॉमन पार्लेंस में ये कह सकते हैं कि वो सारे यानी जो जराये है इनकम के, वो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन गए। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। ठीक, और फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम या डिस्पोजिशन फेज। अब डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मालिक हैं या जो हाउस होल्ड सेक्टर है जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो उनको जब इनकम मिली या उनके पास जब इनकम आ गई, ठीक है ना, किस सूरत में? फैक्टर पेमेंट्स की सूरत में। तो उस इनकम से वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। और वो जो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो करेंगे, वो कहां से करेंगे? वो प्रोडक्शन सेक्टर से करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर ने ही तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये जब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेंगे प्रोडक्शन सेक्टर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनकम प्रोडक्शन सेक्टर से निकली थी, जनरेट हो गई थी, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच गई, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने वापस उसी इनकम की बदौलत या उसी इनकम की मदद से परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इनकम वापस अब पहुंची जा रही है या पहुंचाई जा रही है प्रोडक्शन सेक्टर में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर वो एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर रहा है या वो रिपीटेडली वहां पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाता है। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये 3 फेजेस जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर जनरेट होती है या बनती है। ठीक, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में या इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि स्टॉक का क्या मतलब होता है और फ्लो का क्या मतलब होता है। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टॉक की सूरत में होते हैं और कुछ वेरिएबल्स जो है वो फ्लो की सूरत में होते हैं। तो इसलिए जरूरी है यहां पर कि हम एक लाइन ऑफ डिफरेंस जो है वो समझने की कोशिश करें कि स्टॉक किस वेरिएबल को कहा जाता है और फ्लो किस वेरिएबल को कहा जाता है। देखिए, पहले हम बात करेंगे स्टॉक पे, ठीक है ना। तो स्टॉक वो वेरिएबल होता है जो उसको मेजर किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है ना, यानी it refers to that variable which is measured at a point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर समझे, मैं ये कह सकता हूं कि हाउ many गुड्स, या हम यूं कह सकते हैं द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन अ गोडाउन एज ऑन।
जैसे आज की डेट में क्या तारीख है, फॉर एग्जाम्पल 20th ऑफ नवंबर है, 20th ऑफ नवंबर 2021। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, स्टॉक का एग्जाम्पल हो गया। अब स्टॉक के ऊपर अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नेशनल वेल्थ कितना है, ठीक है ना, ये इसको भी हम मान सकते हैं। या मनी सप्लाई जो है उसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि ये स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है ना। और जब हम स्टॉक वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो स्टॉक वेरिएबल पे हम बात करते हैं तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, क्योंकि हम इसको एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट जो है आप समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल, ठीक है ना। तो फ्लो वेरिएबल का मतलब होता है जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये एक दिन भी हो सकता है, ये एक वीक भी हो सकता है, ये एक मंथ भी हो सकता है और ये एक ईयर भी हो सकता है। जैसे हम यूं कह सकते हैं कि बर्थ रेट इन द ईयर 2021, ठीक है ना, या नेशनल इनकम इन द ईयर 2020, ठीक है ना। तो ये यहां पर हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं किस चीज के, फ्लो वेरिएबल्स की। और फ्लो वेरिएबल जो होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो स्टॉक ये जो फ्लो वेरिएबल होता है ये डायनामिक कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टॉक है और ये जो फ्लो वेरिएबल्स है, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहां पर दिए, इससे आप बखूबी समझ गए होंगे कि स्टॉक का क्या मतलब होता है और फ्लो का क्या मतलब होता है। असल में ये स्टॉक और फ्लो जो है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जब हम एक सर्कल की शक्ल में या ग्राफ की सूरत में अभी पढ़ाएंगे या पढ़ने जाएंगे तो वहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा मदद करेगा उस चीज को समझने के लिए। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम जानते हैं किसी भी इकोनॉमी में हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है ना। वो जो सेक्टर्स होते हैं, एक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा यानी एक जिसको हम बोलते हैं सिंपली बेटा क्या, हाउस होल्ड सेक्टर हम इसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन सेक्टर। और तीसरा जो है दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा जो है दैट्स कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या आप इसको फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं, आप इसको फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। यूं तो एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। यानी आज की डेट में या आज के इस लेक्चर में हम सिंपल पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर्स को हम ले लेंगे। कौन कौन सा सेक्टर, एक तो हम हाउस होल्ड सेक्टर ले लेंगे और एक तो हम क्या प्रोडक्शन सेक्टर या फर्म्स जिसको आप बोलेंगे। इन 2 सेक्टर्स पे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहां पर आपको बताता चलो कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ेंगे तो हम यहां पर एक क्लोज्ड इकोनॉमी ले लेंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि हम एक सिंपल इकोनॉमी ले लेंगे, ठीक है ना। तो यानी क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है, ओपन इकोनॉमी वो होता है या वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पर एब्सेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर होता है। तो इसलिए हम क्लोज्ड इकोनॉमी पे या सिंपल इकोनॉमी पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब हमने क्या किया, यहां पर हम 2 सेक्टर्स ले रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा हम ले रहे हैं फर्म्स या जिसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है ये 2 काम करता है, या इसके 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। एक ये कि प्रोडक्शन सेक्टर का काम होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है
ये फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर जो होते हैं दे आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है ना। और ये जो हाउस होल्ड्स होते हैं ये एक और कैरेक्टर है इनका, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, ठीक। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब हम एक सिंपल इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है ना, या क्लोज्ड इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे, तो ये जो हाउस होल्ड्स हैं और ये जो फर्म्स हैं या प्रोडक्शन सेक्टर हैं, अभी मैंने आपको बता दिया कि हाउस होल्ड्स जो है दे आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फर्म्स हैं ये कुछ चीजें प्रोड्यूस करना चाहेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहेंगी, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि इनके पास बेसिक फैक्टर इनपुट्स हो, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड्स जो है वो बेसिकली फर्म्स को फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, किसकी सूरत में, L stands for land, LB stands for labor, C stands for capital and ORG stands for organization। यानी हम यूं कह सकते हैं कि हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड किए, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने इनको फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड किए तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट की, और जो ही इन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट की, लेकिन इन फर्म्स ने इन हाउस होल्ड सेक्टर को इन फैक्टर इनपुट्स के वापसी में फैक्टर पेमेंट्स दे दिए, ठीक है ना। यानी हाउस होल्ड ने जो चीजें मुहैया कराई इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनपुट्स टू द प्रोडक्शन सेक्टर, तो वो मुफ्त में नहीं मिली प्रोडक्शन सेक्टर को। प्रोडक्शन सेक्टर ने वापसी में हाउस होल्ड्स को उन फैक्टर इनपुट्स के बदले में फैक्टर पेमेंट्स दे दिए, और फैक्टर पेमेंट्स किसकी सूरत में मिले, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की सूरत में, ठीक है ना। तो अभी तक क्या हुआ कि हाउस होल्ड्स ने इनको फैक्टर इनपुट्स दिए, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर जनरेट किए, और इन प्रोडक्शन सेक्टर ने या इन फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को इन फैक्टर इनपुट्स के अगेंस्ट में फैक्टर पेमेंट्स दी। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज बने और इनके पास इनकम आई, वो इनकम फैक्टर पेमेंट्स की सूरत में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके लिए एज ए सोर्स ऑफ इनकम बने, ठीक है ना। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है इनको अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो वांट सेटिस्फाई करने के लिए इनको गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होगी। तो इनके पास जो पैसा है वो पैसा वापस खर्च करेंगे, और वो पैसा कहां जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर में। किन चीजों के ऊपर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर बनाए, तो ये पैसा खर्च करेंगे, वो पैसा जाएगा प्रोडक्शन सेक्टर में या फर्म्स में, किस सूरत में, कंजप्शन या कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि हाउस होल्डर्स के पास जो पैसा था उन्होंने उस पैसे को खर्च किया किन चीजों के खातिर, गुड्स एंड सर्विसेज के खातिर, और ये जो फर्म्स यहां पर है ये वापसी में उनको क्या दे देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अब यहां पर दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। देखिए ये जो ग्राफ है यहां पर, इसके दो लूप्स है, एक आउटर लूप है और दूसरा इनर लूप है, ठीक है ना। अगर आप इसको बारीकी से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर जो फ्लो है वो दो तरीके का है, एक जिसको हम बेटा रियल फ्लो बोलते हैं, एक जिसको हम रियल फ्लो बोलते हैं, और दूसरा जिसको हम मनी फ्लो बोलते हैं या मॉनेटरी फ्लो बोलते हैं। अब रियल फ्लो का क्या मतलब हुआ और मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो का क्या मतलब हुआ, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर हम हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जाने वाले रियल फ्लो के बारे में आपको बताएं, तो ये जो फैक्टर इनपुट्स मिले हैं फर्म्स को हाउस होल्ड से, एक तो ये फैक्टर इनपुट्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना।
और दूसरा, ठीक है ना, ये जो फर्म से हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज मिले हैं, तो ये दोनों चीजें जो है कैश की सूरत में तो नहीं है, ये तो काइंड की सूरत में है, ठीक है ना। तो इन दो चीजों को रियल फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है ना। और जब हम मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो की बात करेंगे, जब फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स दी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, भले ही ये अलग अलग नाम हो लेकिन है तो पैसा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान मार्केट से या प्रोडक्शन सेक्टर से कोई चीज तभी परचेज कर सकता है जब उस चीज का कोई प्राइस होगा, और उस प्राइस के लिए हमारे पास उतनी इनकम हो। तो जाहिर सी बात है कि हम चीज को मार्केट से खरीद सकते हैं जब हमारे पास उस चीज को परचेज करने के लिए जो प्राइस है उसके बराबर पैसे हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स, ये दो चीजें मॉनेटरी फ्लो कहलाती हैं, ठीक है ना। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, जब हाउस होल्ड से यहां चला जाता है रियल फ्लो की सूरत में, तो वापसी में उसको मॉनेटरी फ्लो मिलता है। आप देखें, हाउस होल्डर्स ने पहले फैक्टर इनपुट्स को दे दिया, ठीक है ना, लेकिन फर्म्स ने उनको वापसी में फैक्टर पेमेंट्स दे दिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, दैट इज रियल फ्लो, लेकिन वापसी में उन्होंने क्या दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट इज मॉनेटरी फ्लो। तो उम्मीद करता हूं कि आप रियल फ्लो और मनी फ्लो को यहां पर समझ गए हुए होंगे। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम यहां पर पढ़ते हैं एक सिंपल इकोनॉमी में, तो हम एज्यूम ये करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो सिंपल है, क्लोज्ड है, यानी यहां पर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं है, यहां पर कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां पर ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हाउस होल्ड्स है, ठीक है ना, वो अपने चीजें सिर्फ परचेज करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर से, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो सिर्फ अपने फैक्टर इनपुट्स इस्तेमाल के लिए ले आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है ना। और हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि हाउस होल्डर्स के पास जो भी इनकम है उस पूरी की पूरी इनकम को वो खर्च करते हैं, यानी सेविंग यहां पर जीरो है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये जो फर्म है इनके पास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड्स को ही बेच देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है